व्हाट्सअप कार्नट्स, दिस इज़ रेवन शिफ्ट। तो आज की वीडियो कोई डेडिकेटेड वॉक अराउंड वीडियो नहीं होने वाली, बल्कि आज की वीडियो थोड़ी सी सीरियस मैटर पर होने वाली है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी। शायद कहीं ना कहीं आपको भी इससे काफ़ी हेल्प हो सकती है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जो भी लोग मुझे फ्रॉम डे वन यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा डेट करेंटली आई हैव टू व्हीकल्स। पहली है थार रॉक्स एंड सेकंड वन इज विच यू आर सीइंग राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन, दैट इज यामा रेजेड आर। तो मैंने कभी भी अपने व्हीकल्स के ऊपर डेडिकेटेड वॉक अराउंड वीडियो नहीं बनाई। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि मैं इस चैनल पे रेगुलरली कार वॉक अराउंड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। सो अगेन बैक टू द टॉपिक, मैंने कभी भी अपने पर्सनल व्हीकल्स के ऊपर डेडिकेटेड वॉक अराउंड वीडियो नहीं बनाई। तो आज की वीडियो में काफ़ी ही अलग टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। तो अगर आप में से कोई यामा रेजेड आर चलाता है या आपके घर में किसी किसी के पास है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक रियल रिकॉल एक्सपीरियंस। तो हुआ क्या ना कि कुछ दिन पहले मुझे यामा मोटर्स इंडिया की तरफ से एक ऑफिशियल प्रिंटेड रिकॉल लेटर रिसीव हुआ। प्रॉपर एनवेलप, प्रॉपर ब्रांडिंग, क्लियर एक्सप्लेनेशन। जैसे ही मैंने रिकॉल नोटिस देखा, एक सेकंड के लिए तो नेचुरली शॉक लगा। लेकिन जब मैंने कामली पूरा लेटर पढ़ा तो क्लैरिटी मिल गई। ये कंफर्म फेलियर नहीं था, ये प्रिवेंटिव रिकॉल था और ब्रेक्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, इंजन वीक चलेगा, एडजस्ट हो जाएगा, माइलेज भी कम होगी तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ब्रेकिंग कभी नहीं। इसलिए यामा ने वेट नहीं किया कंप्लेंट्स का, उन्होंने पहली एक्शन लिया और यहाँ से मेरा ट्रस्ट यामा की तरफ बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। तो अभी ना मैं आपको लेटर पूरा एक बार पढ़ के बताता हूँ, जिससे कि आपको भी एक्जेक्टली क्लैरिटी हो जाए कि लेटर में एग्जैक्टली यामा की तरफ से बताया क्या गया था। तो ऐसा कुछ लेटर मुझे रिसीव हुआ था, ऊपर यामा की ब्रांडिंग भी थी जिससे ऑफिशियल कंफर्मेशन भी मिल गई थी। तो लेटर में मेरी कुछ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स भी लिखी हुई थी, जैसे कि मेरा नाम और व्हीकल का चेसी नंबर, जिनसे कि उन्होंने मुझे आइडेंटिफाई किया रिकॉल के लिए। तो कुछ इस तरीके से लेटर में लिखा था कि वी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन बीइंग अ प्राउड ओनर ऑफ यामा स्कूटर। वी एट यामा आर कमिटेड टू प्रोवाइडिंग हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स which always serve you with optimum performance. We have identified a condition that may exist in your scooter. This relates to brake caliper, which a rare case may not release completely after braking. If this occurs, you might notice the wheel feeling harder to move, which could affect overall performance. Being a responsible manufacturer of global repute, Yamaha has initiated the campaign to repair the affected scooters by replacing the affected part. This voluntary recall campaign is undertaken in the interest of vehicle safety and product integrity. The prescribed corrective action shall be carried out exclusively by authorized Yamaha service personnel in accordance with established service protocols. There is no repair cost involved for this activity and it can be completed within a few minutes. After the repair, a free water wash and general checkup will be provided by us. We request you to visit our dealership to participate in recall campaign यामा मोटर्स। तो लेटर में क्लियरली मेंशन था कि नियरेस्ट ऑथराइज सर्विस सेंटर ही मुझे विजिट करना पड़ेगा, जहां पर इंस्पेक्शन पूरा फ्री होगा और रिप्लेसमेंट भी बिल्कुल फ्री होगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ रिपेयर ही नहीं करवाऊंगा, मैं पूरा प्रोसेस डॉक्यूमेंट भी करूंगा ताकि आप सबको भी क्लैरिटी मिले इस टॉपिक पर। तो उसी के बाद मैं यामा के ऑथराइज सर्विस सेंटर पहुंच गया था, जो मेरे घर के काफ़ी पास ही में था। तो सबसे पहले पहुंचते ही मैंने अपने व्हीकल की वहाँ पे एंट्री रजिस्टर करवा ली, जिससे कि हम जॉब कार्ड के लिए अप्लाई कर सकें। तो उसके बाद उनके रिसेप्शन पर मैंने उन्हें अपने रिकॉल लेटर के बारे में बताया। तो वीआईएन नंबर को उन्होंने वेरीफाई किया, तो सिस्टम चेक में पता चल गया, विद इन द मिनट्स कंफर्म हो गया कि व्हीकल मेरा वाला अफेक्टेड बैच के अंदर इंक्लूडेड है। तो नो आर्ग्यूमेंट्स, नो डिनाइल, उन्होंने स्टेट कंफर्म कर दिया। और ये फर्स्ट रियल मोमेंट था जहां मुझे लगा कि हाँ, उनका रिकॉल प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड है। और उसके तुरंत बाद ही उन्होंने मेरा जॉब कार्ड जनरेट कर दिया था। और हमें जॉब कार्ड बनने के बाद कुछ टाइम तक वेट करना पड़ा था, जिसके बाद टेक्नीशियंस ने आकर काम शुरू किया था और डेडिकेटेड रिकॉल हैंडलिंग लेन में हमारी व्हीकल को शिफ्ट किया गया था। और ये सारा प्रोसेस मैं साइड से ऑब्जर्व भी कर रहा था। तो अब सबसे पहले पार्ट्स खोलने की शुरुआत फ्रंट हैंडल बार से की जा रही थी। तो अब फ्रंट हैंडल बार में जितने भी स्क्रूज थे वो सिस्टमेटिकली खोले गए और सारे बोल्ट्स ट्रे में रखे गए। टेक्नीशियंस काफ़ी ट्रेन लग रहे थे इस प्रोसेस के लिए, और ऑनेस्टली मैं ये एज अ ओनर देखकर काफ़ी रिलीफ फील करता हूँ, क्योंकि एज अ ओनर सबसे बड़ा डर यही होता है कि जो भी पार्ट्स और बोल्ट्स खुल रहे हैं वो एज सेम एज वापस लग जाएं। क्योंकि कई बार रेटलिंग नॉइज़ बन जाती है, कई बार आप रिकॉल या किसी भी तरीके का रिपेयर करवाते हो तो पार्ट्स वापस से उस तरीके की फिटिंग नहीं मिल पाती। तो ऐसा कुछ मुझे अभी तक तो फ़ील नहीं हो रहा था।
जिस तरीके से पार्ट्स खोले जा रहे थे, और जितने पार्ट्स सफिशिएंट थे उतने ही पार्ट्स का एक्सेस लिया गया था खोलने के लिए। जिन पार्ट्स के एक्सेस लेने से सारे जितने भी रिकॉल के लिए पार्ट्स चेंज होने थे, बस उन्हीं पार्ट्स का एक्सेस लिया गया था, कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट खोला नहीं गया। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही थी। और अब हैंडल बार पर जो भी फ्रंट ब्रेक्स की यूनिट लगी हुई थी, जो भी फ्रंट ब्रेक्स के कंट्रोल लगे हुए थे, उन्हें डिसअसेंबल किया जा रहा था ताकि वहाँ पर नए पार्ट्स को भी फिट कर सकें, और उसके लिए जितने भी स्क्रूज खोले गए थे वो एज इट इज़ नए पार्ट्स में लगने वाले थे। तो अब बारी आ गई थी प्रेशर रिलीज करने की, ताकि जितना भी ब्रेक फ्लूइड पूरी ब्रेक लाइंस में फ्लो करता है उसे रिलीज किया जा सके। और ट्रस्ट में ये सिर्फ सुनने में ही आसान लगता है, पर हकीकत में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और इरिटेटिंग प्रोसेस होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि कितना टाइम और एफर्ट्स लगते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्रेक फ्लूइड रिलीज करने में, और इस पूरी सर्विसिंग में यही इकलौता टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो अब फाइनली ब्रेक फ्लूइड रिलीज हो चुका था। तो अब बारी आई थी फ्रंट ब्रेक मॉड्यूल यूनिट को निकालने की, क्योंकि जब तक आप ब्रेक फ्लूइड रिलीज नहीं करते तब तक आप ब्रेक यूनिट को निकाल नहीं सकते। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमें जो टेक्नीशियन अपॉइंट हुए थे उन्होंने अब ब्रेक मॉड्यूल को निकाल लिया था। तो अब बारी थी नई यूनिट को प्लेस करने की। तो इस पूरी सर्विसिंग में दो यूनिट चेंज होनी थी, जिसमें से एक थी अपर यूनिट जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और दूसरी थी लोअर यूनिट। तो अब अपर यूनिट को कनेक्ट करके प्लेस किया जा रहा था हैंडल बार में, और इस पूरी अपर यूनिट में सिर्फ यही एक पार्ट चेंज नहीं किया गया था, बल्कि एक रबर बिडिंग भी नहीं लगाई गई थी जो कि यूज़ होती है इस पूरी ब्रेक मॉड्यूल को पैक्ड और हाइट रखने के लिए। तो अब इस अपर ब्रेक यूनिट को वापस से हैंडल बार में फिट किया जा रहा था, और जितने भी फ्लूइड पाइप और इलेक्ट्रिकल कपलर थे उन्हें भी वापस अटैच किया जा रहा था ब्रेक यूनिट के साथ। तो अब फ्रंट फेशिया पार्ट्स को वापस से असेंबल किया जा रहा था, और जितने भी बोल्ट्स और स्क्रूज निकाले गए थे उन्हें वापस से ऑर्गेनाइज वे में लगाया जा रहा था। और साथ ही में अब इसी के साथ ऊपर ब्रेक मॉड्यूल की रिप्लेसमेंट भी पूरी हो चुकी थी। और अब बारी थी लोअर ब्रेक यूनिट के रिप्लेसमेंट की, जहाँ पर ब्रेक कैलिपर्स के सारे बोल्ट्स को खोला जा रहा था। अब टेक्नीशियंस फ्रंट ब्रेक असेंबली मॉड्यूल तक पहुंच गए थे और कैलिपर सेक्शन को एक्सपोज किया। ब्रेक लाइन को डिस्कनेक्ट करा जा रहा था, और ये वो स्टेज थी जहां एक्चुअल रिकॉल कंपोनेंट इन्वॉल्व था, और यहाँ से प्रोसेस और टेक्निकल हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर पुराने ब्रेक कैलिपर को निकाल के नए ब्रेक कैलिपर को ब्रेक फ्लूइड लाइन से अटैच किया जा रहा था, और अब फिर से वही रिपीटेटिव और इरिटेटिंग प्रोसेस शुरू हो चुका था, जो कि था मास्टर सिलेंडर में दोबारा से हाइड्रोलिक प्रेशर को बिल्ड करना। तो ब्रेक लीवर को मल्टीपल टाइम्स प्रेस किया जा रहा था ताकि प्रॉपर प्रेशर रिटर्न हो सके। और ये कोई आम प्रोसेस नहीं होता, इट्स एन इंजीनियरिंग प्रोसेस जो कि अगर स्किप हो जाए तो आपके ब्रेकिंग सिस्टम में डैमेज भी हो सकता है। तो अब फाइनली हमारे टेक्नीशियन हमें समझा रहे थे कि कौन कौन सा पार्ट उन्होंने एग्जैक्टली इस रिकॉल में चेंज किया है, जिसमें कि अपर यूनिट के अंदर अपर ब्रेक लीवर, मास्टर सिलेंडर और ब्रेक फ्लूइड था, और लोअर यूनिट के अंदर कैलिपर और ब्रेक फ्लूइड कैरी करने तक के लिए प्रेशर बनाना था। और ये थे हमारे पुराने पार्ट्स जिन्हें रिकॉल में रिप्लेस किया गया था, जिसमें कि ये हमारी कैलिपर थी, और साथ में हमारी अपर ब्रेकिंग लीवर को भी चेंज किया गया था। और अब फाइनली सारे फ्रंट फेशिया के पार्ट्स को असेंबल किया जा रहा था, और जितने भी बोल्ट्स और लॉक्स थे उन्हें स्क्रू और लॉक किया जा रहा था। और इन सारे काम के हो जाने के बाद एंड में हमने अपनी स्कूटी को वॉश और पॉलिश भी करवा लिया था, क्योंकि ये भी हमारे रिकॉल लेटर में इंक्लूडेड था। तो अब सबसे फाइनल इम्पोर्टेंट मोमेंट था कि फाइनल बिल कितने का आया हमारा। तो हमारा टोटल जो बिल था वो कुछ इस तरीके से था कि जो पार्ट कॉस्ट थी वो थी ज़ीरो, लेबर कॉस्ट हमारी थी ज़ीरो, और इंस्पेक्शन कॉस्ट भी थी ज़ीरो। तो जो हमारा टोटल अमाउंट था वो था 0.00 रुपीज़। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये मैसेज है। मैसेज ये है कि सेफ्टी प्रायोरिटी है। तो रिकॉल का मतलब कभी फेलियर नहीं होता, रिकॉल का मतलब ब्रांड प्रोएक्टिव है। मुझे पर्सनली लगा कि यामा मोटर्स इंडिया ने इस सिचुएशन को मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल तरीके से हैंडल किया। अगर आप यामा रेज़रडार के ओनर है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने किसी भी नियरेस्ट यामा अथॉराइज्ड सर्विस सेंटर जा सकते हो और अपना वीआईएन नंबर चेक करवा सकते हो, और सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एंड ये है
एंड कंक्लूजन अगर आप मेरे एंड से बात करो तो ये है कि किसी भी तरीके से आपकी सेफ्टी, आपकी परफॉर्मेंस में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और ऐसी ही ब्रांड के एक्शन से ट्रस्ट बढ़ता है लोगों का ब्रांड की तरफ और यामा ने ये बाखूबी करके दिखाया है। सो आई एम प्राउड ओनर ऑफ यामा रेज एडार एंड दैट्स माय एंड कंक्लूजन। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके अपने थॉट ज़रूर बताएँ और अगर वीडियो थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपको लगता हो कि हमने अपनी इस वीडियो के ज़रिए आपके साथ थोड़ी-सी भी नॉलेज शेयर करी हो तो रेवन शिफ्ट को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे नए टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए। ऑल्सो अब हम फेसबुक पर भी अवेलेबल हैं, मैं कमेंट सेक्शन में पेज का लिंक दे दूँगा। अगर आपको ये वीडियो देखकर बोर ना हुए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए या जिनके पास भी यामा रेज़ रेडार है उनके साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।